नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अर्थशास्त्र में भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्भुत पुस्तक NCERT 360 डिग्री पढ़ेंगे। क्लास 6 से 12 अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्लास 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी। अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव का मुख्य क्रिया क्या है? खेती। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। प्रश्न 2 है, उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा। उत्पादन क्रियाओं के लिए इन सभी प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें और कूट के सहायता से सही विकल्प चुनें। सूची 1, सूची 2। परिवहन बैलगाड़ी, प्राकृतिक संसाधन कोयला, मानव निर्मित संसाधन विनिर्माण। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1 का 2 है, बी का 3, सी का 1। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। प्रश्न 4 है, भारत के गांव में खाली स्थान उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। ऑप्शन 1 है उद्योग, ऑप्शन 2 है खेती, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा खेती। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें
जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। प्रश्न 5 है, इनमें से कौन सा गैर कृषि क्रियाएं हैं? ऑप्शन 1 है लघु विनिर्माण, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है दुकानदारी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन हैं? तो लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, सब हो जाएगा। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। प्रश्न 6 है, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें खाली स्थान। ऑप्शन ए है आवश्यकता है, ऑप्शन बी है आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी कभी आवश्यकता है कभी नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। प्रश्न 7 है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक चीज़ें हैं? भूमि, श्रम, उद्यमी, भौतिक पूंजी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक चीज़ें हैं? तो सभी भूमि, श्रम, उद्यमी, भौतिक पूंजी। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें तथा कूट को चुनें। प्राकृतिक, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। सूची 2 में है कार्य को करने वाले मजदूर, कंप्यूटर, हॉल, भवन, उद्यमी, जल, वन, खनिज। प्राकृतिक का हो जाएगा जल, वन, खनिज। श्रम का हो जाएगा कार्य को करने वाले मजदूर। भौतिक पूंजी कंप्यूटर, हॉल, भवन। मानव पूंजी उद्यमी। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्राकृतिक जल, वन, खनिज। श्रम कार्य को करने वाले मजदूर। भौतिक पूंजी कंप्यूटर, हॉल, भवन। मानव पूंजी उद्यमी। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता है श्रम
अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? क में है औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। प्रश्न 9 है, इनमें से कौन सा उत्पादन का कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। उत्पादन का कारक कौन है? तो उत्पादन कारक सभी हो जाएगा भूमि, श्रम, पूंजी। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। अगला है प्रश्न 10। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर सिंचाई होती है? बाकी सब वर्षा पर निर्भर है। तो आंसर हो जाएगा 40% से कम। व्याख्या पढ़ते हैं इसका। भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके विपरीत पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिणी पठार में सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। प्रश्न 11 है, नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है। सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। कारण दिया है, बहुविध फसल प्रणाली किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। प्रश्न 12 है, सही कथन का चयन करें। एक में दिया है 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। 2 में दिया है 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को
अधिक उपज वाले HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तीन में दिया है परंपरागत बीजों की तुलना में HYB बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। तो इसका आंसर सब हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB बीजों से एक ही पौधों से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। सब हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYB के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत थी। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। प्रश्न 13 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर सब हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। प्रश्न 14 है, खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसके द्वारा किस फसल का सबसे ज़्यादा उपज हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYB बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी जिसने जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। प्रश्न 15 है, इनमें से सही कथन का चयन करें। एक में दिया है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। 2 में दिया है, वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। 3 में दिया है, अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण
उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। 4 में दिया है नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। 5 में दिया है मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। उपयुक्त में से सभी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सभी। फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। सभी सही है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न 16 है, नीचे एक कथन और एक कारण दिया गया है, सही कथन और कारण को चुनें। कथन है, कृषि के भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। कारण है, मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी करता है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। प्रश्न 17 दिया है, इनमें से सही कथन कौन है? रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। 2 में दिया है, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जिसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। 3 में दिया है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। अगला, रासायनिक उर्वरक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। तो इसका उत्तर सब हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जिसे मिट्टी लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती, वे मिट्टी से निकलकर भौम जल,
नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। उपयुक्त में से सभी सही है। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भौमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। प्रश्न 18 दिया है, देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब राज्य में होता है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और प्रश्न 19 है, पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी का ये अंतिम प्रश्न है। अधिशेष कृषि का क्या मतलब है? इसका उत्तर हो जाएगा उपभोग के लिए रखने के बाद जो बेचा जाए। अधिशेष कृषि का क्या मतलब है? उपभोग के लिए रखने के बाद जो बेचा जाए। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं।